तीसरी बार निर्वाचित हमारे मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, उन दोनों के भाषण के बाद जब मेरे तुरंत पहले सुषमा जी बोली थी, तो मेरे मन में उस समय आता था कि अब सुषमा जी माना जाता है कि वो राजनीतिक प्रस्ताव पर बोल रही हैं, लेकिन उन्होंने ये कह करके कि नरेंद्र भाई ने जहां समाप्त किया वहां से मैं शुरू करूंगी, क्योंकि पूरे राजनीतिक प्रस्ताव पर जो वो बोले वो बिल्कुल रेलेवेंट था और कुछ और जोड़ने की जरूरत ही नहीं। तो मेरे मन में यह आ रहा था कि ये जो भाषण हो रहा है इससे बढ़िया कोई समापन का भाषण नहीं हो सकता, और इसीलिए अगर मैं निवेदन करूं अध्यक्ष जी से कि यद्यपि मुझे कहा गया है और लिखा भी गया है, तो भी अगर इसी को समापन का भाषण मान लिया जाए, क्योंकि उसमें दोनों बातें हैं कि क्या आवश्यकता है हम सब कार्यकर्ताओं के सामने कि जल्दी से जल्दी देश को वर्तमान जो केंद्र में शासन बना हुआ है उससे मुक्त करवाया जाए, और इसको कैसे किया जा सकता है इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया। और मैं सामने देख रहा था कि यहां पर लिखा हुआ है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक वाक्य लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनाइजेशन विदाउट वर्कर्स is like a fish without water. So if we are together and united, our difficulties will go away. तो उन्होंने जो विश्लेषण भी किया, किन किन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं, किन किन प्रदेशों में चुनाव हुए हैं, कहां पर सफलता मिली है, कहां पर हैट्रिक मिली है, कहां हैट्रिक मिलने की संभावना है, और हैट्रिक मिलने की संभावना अगर कहीं नहीं है, जहां हम रह गए तो वो क्यों रह गए, ये सब इसी में आ गया है। और मैं प्रातःकाल से लेकर के जब विवेकानंद जी का यहां चित्र देख रहा था, तो मुझे हमेशा याद आता है कि विवेकानंद जी माने जाते हैं कि आध्यात्म के क्षेत्र के दिग्गज थे। वेदांत की जब व्याख्या करते थे तो उनके समान कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। हिंदू धर्म के बारे में भी जब शिकागो में बोले तो जो उनकी ख्याति हुई उससे ज्यादा देश की ख्याति हुई और हिंदुइज्म की ख्याति हुई। और मैं मानता हूं कि उनके जितना साहित्य पढ़ता रहता हूं उसमें एक उनका, क्योंकि शिकागो में बोले थे तब उनकी आयु 30 साल थी, और उसके बाद एक उन्होंने लेख भी लिखा कहीं कि जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं कोई बहुत लंबी उम्र नहीं जीऊंगा, मुझे नहीं लगता कि मैं कोई 40 वर्ष की भी आयु अपनी देखूंगा। इतना ही नहीं तो एग्जैक्टली उनकी जब आयु 39 साल थी तब उनका देहांत हुआ। मैं 40 वर्ष की आयु नहीं देखूंगा, ये उन्होंने लिखा हुआ है। और वो 39 वर्ष में उनका जन्म हुआ था 1863 में, और 1902 में उनका स्वर्गवास हुआ। और स्वर्गवास से पहले, थोड़ा ही पहले, उन्होंने एक मन की इच्छा प्रकट की कि आज मैं दुनिया भर का भ्रमण करने के बाद मुझे मन में इस बात का संतोष है कि हमारे देश के बारे में, हिंदू तत्व ज्ञान के बारे में जो भी उल्टी सुल्टी बातें इधर उधर होती थी वो अब कम हो गई। अब विश्व भर में हिंदू तत्व ज्ञान के बारे में एक आदर का भाव पैदा हुआ है। लेकिन मुझे इस बात की आवश्यकता अनुभव होती है कि इस हिंदू तत्व ज्ञान के आधार पर भारत में
से अधिक लोग हों कि जिनका चरित्र महान हो, जो अनुशासित हो, देश के प्रति समर्पित हो। और फिर उन्होंने अपने भाषण में यह भी एक जगह पर कहा, शायद 1897 के अपने भाषण में, कि जिसमें उन्होंने कहा कि आप मेरा व्याख्यान सुनने आए होंगे कि मैं वेदांत की मीमांसा करूंगा, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले 50 सालों के लिए आप जिस भी देवी देवता की अर्चना करते हैं उस देवी देवता को सोने दें। 1897 में मद्रास में उनका दिया हुआ भाषण है कि आने वाले 50 सालों के लिए जिस देवी की आप आराधना करते हैं उस देवी को सोने दें और एक ही देवी को जागृत रखें, और वह है, अंग्रेजी में बोले थे, मदर इंडिया, भारत माता। 1897 में दिया हुआ यह भाषण मद्रास का, और 50 जोड़ के देखिए 1897 में तो 1947 ही पहुंचता है। दृष्टि थी, उस हिसाब से कहा। अर्थात के जिनका नाम तो आध्यात्म के कारण हुआ, एक धार्मिक नेता के कारण हुआ, उन्होंने भी देश को उस समय जो संदेश दिया वो देश की जनता की सेवा करने का दिया, भारत माता के लाडलों की सेवा करने का कार्य दिया, जो हम राजनीति के माध्यम से करने की कोशिश करते हैं। और जो हुआ वो हुआ। लेकिन विवेकानंद जी का यह कथन कि इस प्रकार के चरित्रवान लोग चाहिए, अंग्रेजी में बोले थे तो उन्होंने कहा कि आई वुड लाइक टू सी मैन विथ अ कैपिटल एम। और सुबह सुबह मैं जब सुन रहा था, पहले शिवराज जी को, बाद में नरेंद्र जी को, और याद आ रहा था कि हमारे दूसरे जिनका यहां पर एक कोटेशन लगा हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ये दो कोटेशन है, एक तरफ श्यामा प्रसाद जी का, एक तरफ अटल जी का। तो हिंदुस्तान में ये बात सही है, कोई ऑब्जेक्टिवली सोचेगा तो मानना पड़ेगा कि कोई 1947 में पंडित जी प्रधानमंत्री बने और उसके बाद जितने सारे प्रधानमंत्री बने हैं आज तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, उन सबको कोई ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेगा, उनके कार्यकाल को, उनके टेन्योर को, तो मानेगा कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसा सफल, यशस्वी और देश की उपलब्धियों को बढ़ाने वाला कोई दूसरा प्रधानमंत्री नहीं हुआ। नाम भले हुआ हो, पंडित जी का हुआ बहुत, सबसे पहले थे, इंदिरा जी का बहुत हुआ, खास करके बांग्लादेश के निर्माण के बाद बहुत हुआ। लेकिन कुल मिलाकर के अगर अपने उनके शासनकाल का और विश्लेषण किया जाए और जो देश के लिए उपलब्धियां उनके शासनकाल में हुई उनका एनालिसिस किया जाए, तो मानना पड़ेगा कि हमको इस बात का गर्व हो सकता है कि वाजपेयी जी के शासनकाल में ये जो 6 साल रहे उनके, 98 से लेकर के और 2004 तक, वो देश की उपलब्धियों के लिए सबसे श्रेष्ठ थे। बहुत बढ़िया। मैंने उन दिनों में हम लोगों को कहते थे, हमको भी संदेह होता था, मैंने कहा कि दिक्कत होगी अब, खास करके शासन में आते ही और 2 महीने के अंदर अंदर अणु विस्फोट करना। कानून बना हुआ है अमेरिका का, अगर कोई देश अणु विस्फोट करेगा इस प्रकार से तो उनके खिलाफ सैंक्शंस लगाना, ये उनका लॉ है, लगाएंगे, और लगाया उन्होंने। और सैंक्शंस लगाने के बावजूद भी हिंदुस्तान में, क्योंकि इन दिनों में कारण अगर बताने कि क्यों महंगाई बढ़ी है हम रोक नहीं सकते, तो दुनिया भर के बताते ही है, तब भी बता सकते थे हम। लेकिन 6 साल तक राज किया और महंगाई नहीं बढ़ने दी, बावजूद इसके कि अमेरिका ने सैंक्शंस लगाए हमारे, बावजूद इसके कि मैं मानता हूं
कि उस समय जो कच्छ में भूकंप हुआ था, शायद स्वतंत्र भारत में ऐसा भूकंप दूसरा नहीं हुआ। भयंकर भूकंप हुआ और उसके बावजूद महंगाई नहीं बढ़ रही थी, रोके रखा। यह उपलब्धि थी वाजपेयी जी के शासन की, और ऐसी उपलब्धि करने वाला हमारा प्रधानमंत्री बना। हमारे लिए सारी चीजें गर्व की हैं। और उसमें उन्होंने जो हमको वाक्य दिया, मुझे याद है, वो बहुत, मेरी उनसे जितनी वार्ता हुई थी उन दिनों में, खास करके जब जनता पार्टी में हम लोग सभी थे और ड्यूअल मेंबरशिप की बात चली थी, तो हम में से बहुत सारे लोगों के मन में यह था कि अब इस पार्टी में लगता है कि हमको रहने नहीं देंगे, और ये बहाना बना करके कि इनकी ड्यूअल मेंबरशिप है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी स्वयंसेवक हैं और साथ साथ राजनीति में भारतीय इस जनता पार्टी के भी के सदस्य है, ये दोहरी मेंबरशिप है। विचित्र तर्क था, लेकिन उसके आधार पर वो हमारे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन करेंगे। तो उनसे बात होती थी तो वो बहुत एंथुजियास्टिक नहीं थे। अरे भाई, एक पार्टी में आ गए, अब निभाएं जैसे जैसे हो सके निभाना। हमने बातचीत की और बातचीत करके मैंने कहा कि आखिर तो हम में से बहुत सारे लोग तो आज राजनीति में आए इसलिए क्योंकि स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र होने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने राजनीति में दिलचस्पी लेनी शुरू की, और हम में से कुछ लोग संघ के प्रमुख अधिकारियों में से उनको लगा कि एक राजनीतिक दल बनना चाहिए, और इसीलिए बना। तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब जैसा है वैसा ही चले तो ठीक है, कोई बात नहीं, इसी में निभा लेंगे। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा। उस वार्ता को मैं नहीं यही छोड़ता हूं, इतना ही कहता हूं कि उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, होने दो ये, और जब वो फैसला करेंगे अपना, हम उसी दिन करेंगे। घोषणा हुई अभी कि स्थापना दिवस है 6 तारीख को, 6 अप्रैल को। मैं हमेशा याद करता हूं, संयोग कैसा है कि 6 तारीख को दिल्ली के मैं हमेशा याद करता हूं, संयोग कैसा है कि 6 तारीख को दिल्ली के एक मैदान पे सारे देश भर के लोग इकट्ठे हुए, सोच करके कि 4 तारीख को जनता पार्टी की ओर से प्रस्ताव पारित होगा कि जिनका भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध है वे जनता पार्टी में नहीं रह सकते। कि उस बार 4 अप्रैल फ्राइडे था, जिसको कि ईसाई मानते हैं कि वो गुड फ्राइडे है, जिस दिन ईसा को सूली पे चढ़ाया गया, क्रूसिफिक्शन हुआ ऑफ क्राइस्ट। और 6 तारीख को, 6 अप्रैल को संडे था, जिसको ईस्टर संडे कहते हैं। और ईस्टर संडे इज दैट डे जहां ईसाई मानते हैं कि क्राइस्ट का रिसरेक्शन हुआ था, फिर से उनका जन्म हुआ, पुनर्जन्म हुआ उनका। तो मैं अनेक बार तब खास करके केरल में गया था और ईसाइयों के बीच था, तो ये बताता था कि हमारा जो है, हमारा जन्म कैसे हुआ। हमारा जन्म रिसरेक्शन के रूप में हुआ ईस्टर संडे को, और जबकि हमको सूली पे चढ़ाया गया 2 दिन पहले। और मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं पर्रिकर जी को गोवा की विजय के लिए केवल इसके लिए मैं बधाई नहीं देता हूं कि वहां पर अच्छा शासन उन्होंने किया है, अच्छी सरकार चलाई है, ईमानदारी की साख बनाई है भारतीय जनता पार्टी की, जो कि एक प्रकार से मैं मानता हूं कि वो चाहे वाजपेयी जी की 6 साल की सरकार हो, चाहे आज जितनी सारी सरकारें भारतीय जनता पार्टी की अलग अलग प्रदेशों में चल रही हैं, या हमारे सहयोगियों के माध्यम से पंजाब में चल रही है, बिहार में चल रही है, तो ये साख ईमानदारी की तो सबकी है।
कोई नहीं। कभी हार भी जाते हैं, चूक जाते हैं कि अगर हमारे कार्यकर्ता एक साथ काम नहीं कर सकते, प्रमुख लोगों का आपस में तनाव होता है, कुछ थोड़ा बहुत होता है। इसीलिए 2 भाषण आज सुबह के सुन करके मैं तो हैरान हो रहा था कि जितने सारे आज प्रमुख नेता पार्टी के हो सकते हैं, उन सबका नाम लेकर के एक एक की कितनी तारीफ की हमारे शिवराज जी ने। किसी को नहीं छोड़ा, सभी की और खूब तारीफ करते रहे, सबकी। और मुझे लगा कि वास्तव में ये दोनों भाषण जो थे, उनका हो या अपने नरेंद्र जी का हो, दोनों में छाप मिलती थी। जो बात हमको वाजपेयी जी ने 1980 में कही थी कि लेट द पार्टी दैट वी आर फॉर्मिंग टुडे, 1980 में, लेट दिस बी अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। हिंदुस्तान के राजनीतिक दलों के बारे में आम लोगों के मन में अच्छी राय नहीं है। सबको लगता है कि ये सब भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, भ्रष्टाचार को कंडोन करते हैं, कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पार्टी जो हम आज बना रहे हैं वो वैसी पार्टी नहीं होगी। इट विल बी अ पार्टी विथ अ डिफरेंस। इसमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति टीम स्पिरिट के साथ काम करेंगे। ईथॉस होगा टीम स्पिरिट का, इंटरनल डिसिप्लिन होगा, चाहे किसी को संकोच नहीं होगा अपने मन की बात कहने में। किसी को भी जाकर के अपनी बात कह दे, इसमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन जैसे अध्यक्ष जी अभी अभी कह रहे थे ना कि चाहे जो जाकर के टेलीविजन के सामने बोलता है, ये नहीं चलेगा। कोई बात कहनी है आपको, मान लो आपको लगता है कि ये अधिवेशन जो है उसमें ये कमी रह गई, तो वो जाकर के आप विजय गोयल को बताइए, हमारे अध्यक्ष जी को बताइए, जो संबंधित लोग हैं उनको बताइए। उनको सार्वजनिक रूप से कहना, उसमें आपका नाम तो हो जाएगा कि देखो उन्होंने सार्वजनिक आलोचना की कि भोजन का बेकार प्रबंध था। कोई बेकार था बिल्कुल सारा। पब्लिसिटी तो होती है, और राजनीतिक क्षेत्र में छपास की इच्छा होती है, छपना चाहिए, मेरा नाम तो छपना चाहिए। अखबार छांटी जाती है, समाचार सारा देखना, उसमें देखना मेरा नाम आया कि नहीं आया। ये एक साधारण कमजोरी है। संसद में भी हम देखते हैं भाई क्या हमारा नाम आया, बोला तो हम, और उसमें जितनी उटपटांग बात कहते हैं उतना जरूर छपेगा जरूर। साधारण ठीक ठाक बात कहेंगे तो लंबी छपे। और इसी कारण मैंने आपको कहा कि आज सुषमा जी को सुनने के बाद तो मुझे लगा कि भाई अब इसके बाद काहे के लिए समापन का भाषण हो गए। उन्होंने सब समझा दिया, यहां तक कि जहां जहां पर हम सफल नहीं हुए, हार गए, तो उसका कारण भी बता दिया, केवल मात्र जीत का नहीं बताया। और उसके अलावा ये अगर न भी होता तो भी मैं इतने साल तक अटल जी के साथ रहने के बाद मैं सार्वजनिक रूप से भी ये इनकार नहीं करता हूं कि अगर कोई कहे कि अटल जी बोलेंगे उसके बाद आप बोलिए, तो मैं कहूं मैं तो नहीं बोलूंगा भाई, उसके बाद नहीं बोलूंगा। वो हमारे देखिए ना, सुषमा जी के बाद वो बोले हमारे रविशंकर जी वैसे बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन कोई लोग सुनने को ही तैयार नहीं थे। तो उनकी मुश्किल हो रही थी, मुझे दिख रही थी, क्योंकि मुझे हमेशा अनुभव हुआ है इस बात का। और मैं सुषमा जी को कहता भी हूं, मैंने कहा जिस प्रकार का कॉम्प्लेक्स मेरे अंदर अटल जी के भाषणों ने डेवलप किया, कि मुझे याद है कि एक बार वो जब 1968 में अध्यक्ष बने जनसंघ के, पंडित जी के देहांत के बाद, और 68 से लेकर के और 4 साल तक 72 तक अध्यक्ष रहे, और 73 में उन्होंने मुझे कहा कि अब तुम अध्यक्ष बनो। मैंने कहा मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा। तो उन्होंने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि मैं बोल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में बोलते तो हो ही। मैंने कहा पार्लियामेंट में बोलना एक चीज है और
सार्वजनिक सभा में, बड़ी रैली में बोलना, जहां पर 5-10 हजार 15 हजार लोग हो, जैसे आपको सुनता है, मैं सुनते 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 मेरे मन में यह कॉम्प्लेक्स हो गया कि मुझे पब्लिक मीटिंग में नहीं बोलने आएगा। पार्लियामेंट में मैं बोल सकता हूं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं सुषमा जी को कहता हूं, तुम भी मेरे अंदर वही कॉम्प्लेक्स क्रिएट करती हो। ये नहीं, पर यहां कॉम्प्लेक्स नहीं है, यहां तो अपने ही लोग बैठे, ये कोई बड़ी भारी रैली नहीं है। लेकिन मैं दोनों को सुनते सुनते मुझे लगा कि जो चीज विवेकानंद जी ने कही थी, दैट वी नीड मेन विथ अ कैपिटल एम, योग्य हो, समर्पित हो, देशभक्त हो, राष्ट्रभक्त हो और समाज की सेवा करने के लिए तत्पर हो। ये जो हमारे मन में विवेकानंद जी ने बात पैदा की, वह वास्तव में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जन्म के बाद से लेकर के, और उसमें से हम क्योंकि जन्मे हैं सबके सब, इसीलिए ऐसा शानदार एक गैलेक्सी ऑफ इंडिविजुअल्स who had all these qualities, and therefore it is ke the Janasangh first and BJP today is what it is. ये जो है वो इस कारण है कि इतने प्रतिभाशाली लोग, इतने समर्पित लोग, इतने अनुशासित लोग, वो सबके सब हमारे साथ हैं। और मैं आपको कह सकता हूं कि मैंने राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन 1951 में जनसंघ का जन्म हुआ, और मुझे याद नहीं कि 53 में जब कानपुर में पहला अधिवेशन हुआ था, 52 में चुनाव हुए थे, आम चुनाव, पहला आम चुनाव हुआ था, मैं उन दोनों में राजस्थान में था और राजस्थान के इलेक्शंस में भाग लिया कैंपेनर के नाते। और उसके बाद 53 में जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की अध्यक्षता में कानपुर में पहला राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, तो उसमें हो सकता है कि राष्ट्रीय परिषद का अधिवेशन भी पहला हुआ हो, तब हो सकता है, मुझे पक्का याद नहीं है। वो तो कोई पुराना उस समय का कानपुर का कोई व्यक्ति नहीं हुआ था, लेकिन अधिवेशन हुआ था। उस अधिवेशन से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूं, जितने राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन हुए उन सब में मैंने भाग लिया है। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि यह अधिवेशन चाहे छोटा हुआ, एक दिन का, आधे दिन का पहला राष्ट्रीय भाषण इनका, अपने अध्यक्ष जी का, और उसके बाद 2 दिन का, 1.5 दिन का यह सेशन, लेकिन इससे बढ़िया सेशन मैंने कभी देखा नहीं। बहुत अच्छा अधिवेशन, बहुत अच्छा अधिवेशन, जिसमें पूरे के पूरे लोग पूरी देर सुन रहे थे कि क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है। मन को प्रसन्नता देने वाला और यह विश्वास दिलाने वाला कि सचमुच जो अपेक्षा आज राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हम सबसे की, सुषमा जी ने सबसे की, नरेंद्र जी ने और शिवराज जी ने सबसे की, कि हम यहां से जाने के बाद परिश्रम करके, परिश्रम की पराकाष्ठा करके, और निश्चित करेंगे कि इसके बाद जितने सारे चुनाव होने वाले हैं, विधानसभाओं के हो चाहे आने वाला लोकसभा का हो, जिसके बारे में मैं सहमत हूं। पहले तो मैं आज से कुछ दिन पहले कहता था कि 2013 में हो जाएगा चुनाव। ये लोग ऐसा नहीं चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और राजस्थान और दिल्ली और झारखंड ये सब चुनाव हो, उसके बाद लोकसभा का चुनाव हो। उनमें इनको कोई आज कम से कम कोई सोचेगा तो देखेगा उनके कोई प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन न होते हुए भी ये भी मैं जानता हूं कि जो सत्ता में बैठे रहते हैं वो सोचते हैं कि अपना कार्यकाल क्यों छोटा किया जाए, जितना है उतना तो पूरा फायदा उठाओ।
हमको कहने वाले बहुत लोग मिले कि आप लोग 2004 में आपने जल्दबाजी क्यों की, और 2004 में हम हार गए, 2009 में भी हार गए, दो इनके जो टर्म रहे हैं दोनों के, इस यूपीए 1 और यूपीए 2। यूपीए 1 में महंगाई भयंकर, और उसके साथ साथ वो जिसको कहते हैं ना कैश फॉर वोट्स स्कैंडल। हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ कि जानते हैं कि हम हार गए हैं, मार्क्सिस्टों ने समर्थन वापस ले लिया है, मेजॉरिटी है नहीं, तो फिर अच्छी बात है, कह दिया सबको कि जितना पैसा चाहिए उतना ले लो और खरीदो, और खरीद करके कैश फॉर वोट्स एक्सपोज किया। हमारे एमपीज ने उनको सार्वजनिक रूप से दिखाया कि कैसे हमको पैसे मिले, और पैसे मिले हम नहीं लेते। ऐसा स्कैंडल कभी एक्सपोज नहीं हुआ कैश फॉर वोट स्कैंडल। और फिर यूपीए 2 में तो बस स्कैंडल्स की कोई सीमा ही नहीं, लगातार। और कॉमनवेल्थ गेम से जो शुरू हुआ तो आज तक वो अपना हेलीकॉप्टर तक चल ही रहा है, कोई सीमा नहीं। और इसीलिए ये बात सही है कि देश को छुटकारा मिलना चाहिए इस भ्रष्ट सरकार से, मिलना चाहिए। और वो मिलने के लिए जो कुछ जरूरी है उसकी व्यवस्था हमने इस बार के इस राष्ट्रीय परिषद के अधिवेशन में अच्छी तरह से की है। उन बातों को समझ करके हम यहां से जाएं तो मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से भारत की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। मैं गोवा का उल्लेख विशेष रूप से कर रहा था क्योंकि मुझे याद है कि जब सूरज कुंड में हमारा पिछला अधिवेशन हुआ था राष्ट्रीय परिषद का, तब मैंने कहा था कि हमारे सामने लक्ष्य होना चाहिए कि भारत में नई दिल्ली में ऐसी सरकार बने जो एनडीए प्लस की सरकार हो। एनडीए सिकुड़ गया, उस सिकुड़न जो है ना उसको मेकअप करना चाहिए, और एनडीए प्लस की सरकार हो जिसमें प्रमुख जो पार्टी हो वो भारतीय जनता पार्टी हो। और ये सर्वथा संभव है, सर्वथा संभव है। काफी काम हमारे लिए इस बार कांग्रेस ने कर रखा है, हम ही उसका पूरा लाभ न उठाएं, ये नहीं होना चाहिए। एक स्टेज आया था जब मैं कहता था कि मुझे दुख होता है कि भ्रष्टाचार जब इशू बना है तो हमारे कर्नाटक के हैंडलिंग में कभी कभी लगता है जैसे मानो हमारे लिए भ्रष्टाचार बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा बहुत तो चलने दो, नहीं होना चाहिए। आज कहूंगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मैं निवेदन करूंगा कि एक इमेज बनी थी भारतीय जनता पार्टी की जनसंघ के समय से लेकर के, जब से खास करके अटल जी ने हमको कहा कि इट शुड बी अ पार्टी विथ अ डिफरेंस, तब से लेकर के एक टीम स्पिरिट की, डिसिप्लिन की, ईमानदारी की ऐसी एक छाप बनी थी हमारी कि जब कर्नाटक का क्राइसिस हमारे सामने दिखने लगा तो हमने जैसे उसको हैंडल किया तो लोगों को क्या क्या हो गया, इनको ये कर क्या रहे, ढीली ढीली बात क्यों कर रहे हैं। मैं याद करता हूं अपनी आरंभिक जब जनसंघ बना था, मैं राजस्थान में था और हिंदुस्तान भर में आपको पता है कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन में 1952 में हमने कुल मिलाकर के कितने असेंबली में खड़े किए थे, अलग अलग असेंबलीज में। लोकसभा में तो हमारे जो लोग खड़े हुए थे उनमें से हमारे 3 लोग जीते, एक जीता राजस्थान से और 2 जीते वेस्ट बंगाल से। लेकिन असेंबली में हमारे राजस्थान से 8 जीते थे एमएलए और बंगाल से 9 जीते थे। कुल मिलाकर के सारे हिंदुस्तान में शायद 35 जीते थे
और 9 और 8 17। 17 का मतलब है कि देश भर के जो 35 लोग हैं एमएलए, उनमें से आधे इन 2 प्रदेशों में, एक बंगाल में और एक कर्नाटक, एक राजस्थान में। उन 8 में से जब बहुत सारे जागीरदार थे, उनको जब हमने कहा कि अब ये विधेयक आया है जागीर अबॉलिशन का, तो उन्होंने कहा हम क्यों करेंगे उसका समर्थन, हमको समर्थन करना होता तो हम तो कांग्रेस में जाते, आपके यहां क्यों आते, जनसंघ में काहे के लिए आते। तो फोन किया हमने, एसओएस करके भेजा डॉक्टर मुखर्जी को, दीनदयाल जी को, दोनों आए जयपुर में उनसे बात करने के लिए। तो 8 में से 6 लोग चले गए, जयपुर छोड़ करके अपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में चले गए। और जब डॉक्टर मुखर्जी ने पूछा कि वो कहां हैं, मैं बात करना चाहता हूं, तो हमने कहा कि वो तो चले गए। उन्होंने सार्वजनिक सभा में कहा कि मेरी पार्टी में कुछ लोग हैं कि जो हमारे मैनिफेस्टो को मानने को तैयार नहीं है। मैंने अपने सहयोगियों को कहा है कि मैनिफेस्टो न माने कोई तो ये इनडिसिप्लिन है और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होना चाहिए। और 6 लोगों को एक्सपेल किया पार्टी ने। मैं इस प्रसंग को भूल नहीं सकता, हमेशा याद करता हूं कि दिस इज द काइंड ऑफ पार्टी दैट वी हैव बिल्ट अप। और डॉक्टर मुखर्जी और दीनदयाल जी की सलाह से वो किया। मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि आज भी मैं कहूंगा कि करप्शन के साथ कभी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी, भ्रष्टाचार के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। जैसे हम सरकार को कहते हैं कि टेररिज्म के साथ समझौता मत करो, 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म कहते हैं कि नहीं, करप्शन वो भी चले, भ्रष्टाचार वो अपना टेररिज्म भी चले और हमारी बातचीत भी चलती रहेगी। वाजपेयी जी ने कहा नहीं चलेगी। वाजपेयी जी ने आगरा में बुलाया उनको, जनरल मुशर्रफ को, लेकिन जनरल मुशर्रफ ने जब पूरी सभा में जितने लोग इकट्ठे हुए थे उसमें कहा कि नहीं, कोई टेररिज्म हमारी तरफ से कोई नहीं है। आज अगर जम्मू कश्मीर में इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं जिसको आप टेररिज्म कहते हैं, तो वो तो वहां की आजादी का युद्ध है, आजादी की लड़ाई है। वाजपेयी जी ने कहा कि हम नहीं मानते इसको आजादी की लड़ाई। सड़क पे खड़ी हुई स्त्रियां, बूढ़े, बच्चे खड़े हैं और कोई आकर के मोटरसाइकिल पर और एक बम फेंक करके जाए और उनको मार दे, उनका 10 लोगों को मार दे, ये आजादी की लड़ाई है। और नतीजा ये हुआ कि कोई वार्ता नहीं हुई हमारे काल में जब तक उन्होंने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया कि जॉइंट स्टेटमेंट दिया वाजपेयी जी के साथ जनरल मुशर्रफ ने कि मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा या कोई हिस्सा जो हमारे कब्जे में है, ही वॉज रेफरिंग टू आजाद कश्मीर, वो वहां से कोई आतंकवाद का भारत के खिलाफ प्रयोग नहीं होगा, तब तक कोई बातचीत नहीं हुई। ये अप्रोच अगर हमारी आज की सरकार अपनाती, हम उसका समर्थन करते। लेकिन ये सरकार जैसी है वैसी है, उसका वर्णन काफी हो चुका है, मुझे उसमें जोड़ना कुछ नहीं। मुझे इतना ही कहना है कि इस सारी स्थिति को हमारे लिए हम एक चुनौती मान करके चले और उस चुनौती के ऊपर विजय पाएंगे, ये संकल्प करके यहां से जाए। और जिस प्रकार की अच्छी सरकारें आज देश भर में हमारी तरफ से चल रही है, वैसी सरकार हम नई दिल्ली में फिर से लाए, इस प्रकार का संकल्प करके हम जाए। इतना ही निवेदन आपसे करता हुआ बहुत बहुत बधाई देता हूं आप सभी को कि इस अधिवेशन को इतना सफल बनाया। सभी लोग बैठे रहे अपने स्थान पर, राष्ट्रगान के बाद ही यहां से जाएंगे, कोई बाहर नहीं जाएगा। सभी लोग अपने स्थान पर। एक सूचना देंगे जगत प्रकाश जी लड्ढा।